Students, welcome again. Welcome to your own YouTube channel of school. Today we are going to discuss some basic concept and some examples of Newton's second law of motion which are directly related with our daily life, and we can see this type of examples in every day. हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने जो देखे हैं वो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो किस तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और वो जो कंसेप्ट है ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, वो यदि आपने एक बार समझ लिया तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको लाइफ में कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हमेशा आप रोड पे चल रहे हो, घर में वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और इतना उसका फार्मूला भी काफ़ी सिंपल है, तो उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक न्यूटन सेकेंड लॉ का जो एक रिलेशन है फर्स्ट लॉ के साथ हम लोग वो डिस्कस करते हैं। उसके लिए एक में कंडीशन है कि आपने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा कि F इक्वल एम मीन्स फोर्स जो अप्लाई होता है वो मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अपीयर होता है। यदि मैं बोलूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने क्या किया कि एक फोर्स ऐसे F अप्लाई किया, तो ये ऑब्जेक्ट अब इसकी कुछ मास होगी, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आगे वाले डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रही है। तो आप इस फॉर्म को, इस फोर्स को यदि डिफाइन करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो F जो होगा वो इक्वल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के, आप ऐसे लिख सकते हो। अब यदि मैं कहूँ कि आपने इस पे जो एक फोर्स अप्लाई किया यदि वो जीरो है, मीन्स आपने कोई फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, मीन्स F इक्वल जीरो यदि यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ कि जो फोर्स है वो इस पे अप्लाई होने वाला वो जीरो है, तो ये जब एक लेफ्ट साइड वाला जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाएगा, देन ये भी जीरो होना चाहिए। लेकिन ये जो क्वांटिटी है इट इज़ मेड ऑफ टू, ये दो से मिलके बना हुआ, एक है मास और सेकेंड की बात करो तो एक क्या है, एक्सेलरेशन है। तो क्या मास किसी ऑब्जेक्ट का कभी जीरो हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू मास बी जीरो? मास नेवर बी जीरो, मास तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, जो सब्जेक्ट का मास है वो कंटिन्यूअस रहेगा ही। तो आप मुझे ये बताओ कि फिर क्या चीज़ है जो इस आइडेंटिटी को मास इंटू एक्सेलरेशन को जीरो बना सकता है? तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। वेरी गुड, एक्सेलरेशन ही जीरो होगा। मीन्स यदि आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, और तभी तो ये आइडेंटिटी जीरो बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ देयर इज़ नो फोर्स विल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट जो होगा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा, मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा। और एक और कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन, एक और कंडीशन है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो मूव कर रही है, कांस्टेंट है। तो आपने जब उसे मान लो कि 5 o'clock पे देखा तब वो मूव कर रहा था, भी उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आपने उसे 6 o'clock पे भी देखा है ना, तब भी वो उतना ही है, 5 किलोमीटर पर आवर। आप एक्सेलरेशन की बात करो, इस 1 hour में एक्सेलरेशन उसमें कितनी हो गई होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम करोगे, मीन्स क्या, जीरो। तो इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। मीन्स यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स यदि जीरो है तो वो यदि स्टेट ऑफ रेस्ट वाले कंडीशन में है देन इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट वाले कंडीशन में ही रहेगी। और यदि कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव करती रही कंटिन्यूअसली अंटिल अनलेस देयर विल अ फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब तक कि उस पर एक फोर्स अप्लाइड नहीं हो। बट मैं तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सप्लेन कर रहा था, ये तो स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ का है। यस, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ए स्पेशल कंडीशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा उसका स्पेशल कंडीशन ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे आप कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन मीन्स जीरो, मीन्स या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट वाले कंडीशन में है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने एक दूसरे से रिलेशन देखा। यदि इसमें कुछ भी डाउट है
तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। और यदि स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप एक ये कर सकते हो, आप एक बार अनसब्सक्राइब करना और अनसब्सक्राइब करने के बाद फिर से सब्सक्राइब करना, देन जो भी नोटिफिकेशंस होगी ना वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अब हम लोग डेली लाइफ से रिलेटेड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है उसे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्रिकेट वाला एक जो प्लेयर होता है वो कैच कर रहा होता है, तो वो कैच करते टाइम पे कैसे अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्विंग करता है, वो न्यूटन सेकेंड लॉ का ही एक एप्लीकेशन था। वी हैव डिस्कस्ड, हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे आप एक एथलीट्स वाला, जहाँ पे कोई एथलीट्स प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो नीचे का फॉर्म्स वगैरह लगाए हुए होते हैं या फिर वहाँ पे कुशन्स बिछाए हुए होते हैं, ताकि जब वो कभी मान लो बाई फॉल्ट यदि गिर जाए तो, या फिर प्रैक्टिस के टाइम पे वो गिरे तो उसे चोट जो होना, इंजरी कम से कम हो, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे डिस्कस करते हैं। वो भी कम्प्लीटली डिपेंड है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। ऐसे समझ लो कि ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे अरेंज किया गया है, ठीक है। अब ये जो इस पे एथलीट्स है वो ऐसे इस पे गिरा, गिरने के बाद हुआ क्या ना, इस सरफेस के कांटेक्ट में जैसे ही आया तो वो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा प्रेस होता है, नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर दब के, मान लो कि ये ग्राउंड था, ग्राउंड तक वो ऐसे पहुँचा, ऐसे यहाँ तक ऐसे दब होने के बाद, ऐसे प्रेस होने के बाद ग्राउंड तक पहुंचा। अब इसमें दो कंडीशन है, यहाँ तक ऐसे पहुंचा हुआ धीरे धीरे, कि यदि ये क्वेश्चन नहीं होता तो क्या होता, इतना तक पहुंचने में इस ऑब्जेक्ट को यदि क्वेश्चन नहीं होता तो कितना टाइम लगता। हमने माना कि वो टाइम होता t1 टाइम होता, और एक जो क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिया गया, अब इस क्वेश्चन की वजह से क्या है, वो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इस एथलीट्स को लगा है ना, वो टाइम यहाँ तक तो वो पहुँचेगा, लेकिन उसमें टाइम क्या हो गया ना, अब हम लोग मानते हैं कि वो टाइम t2 लगा है। क्या बता सकते हैं कि कौन सा टाइम होगा जो ग्रेटर होगा? ये डायरेक्ट बिना किसी क्वेश्चन के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, डायरेक्ट ग्राउंड पे फॉल डाउन होने में कितना टाइम लगता है, और एक क्वेश्चन रख दिया तो आप इजीली कर सकते हो कि ये जो टाइम लगा होगा ना वो ज़्यादा लगा हो, क्योंकि बीच में एक ऑब्स्टिकल है जो इसे रोक रहा है, इसके वेलोसिटी को रोक रहा है धीरे धीरे, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगा होगा। वेलोसिटी कम हुआ है तो वहाँ तक पहुँचना है तो टाइम ज़्यादा लगा होगा। इसी पे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी रही होगी भी, ये फाइनल यदि इसकी बात करें तो ये 0 फाइनल वेलोसिटी हो गई होगी। तो इस वेलोसिटी में चेंज होने में, इस कंडीशन में, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, पहले वाले कंडीशन में कितना टाइम लगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की आप बात करो तो वो तो कुछ, फाइनल वेलोसिटी तो इसको 0 हो गई है, तो उसकी बात करो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इस तरीके के। या फिर इसे सिंपल बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में चेंज कितना है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो v का है। ये तो फाइनल 0 हो गया है और ये था वेलोसिटी में, और इसको चेंज होने में एक जो टाइम लगा है, एक हम बात करें तो टाइम लगा है t1। एक इसी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है इसमें टाइम कितना लगा है t2। यहाँ पे जो ऊपर में टर्म है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या देख रहे हैं कि t1 इज़ ग्रेटर देन t2। यहाँ पे क्या है, t2 इज़ ग्रेटर देन t1 है। तो कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा होगा, t2 ग्रेटर है, तो t2 ग्रेटर वाले कंडीशन में, इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन यदि a2 मिल रहा है और इस कंडीशन में यदि एक्सेलरेशन a1 मिल रहा है, तो विच एक्सेलरेशन विल ग्रेटर। आप बोलेंगे कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन a1 है वो ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन a2 से। अब ये एक्सेलरेशन ग्रेटर, मास इज कांस्टेंट हियर, ये जो ऐसे गिर रहा है, इस ग्राउंड पे गिरने के बाद इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन दो कंडीशन में अलग अलग है। तो इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में एक्सेलरेशन ज़्यादा, यदि आप बात करो ma की और एक बात करो ma2 की, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो ये फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा इस वाले कंडीशन में, बट इस वाले कंडीशन में उस पर फोर्स कम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को बढ़ा के, सेम बॉल वाला कंडीशन, जो हमने बॉल को ऐसे पीछे स्विंग किया था, हमने एक टाइम जो गैप था ना, लैप्स, उसे हमने बढ़ा दिया था, बड़ा कर दिया, तो एक्सेलरेशन कम हो गया। यहाँ पे हमने टाइम को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन कम हो गया, लेस एक्सेलरेशन लेस फोर्स, और वो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड पे गिरने के बाद उसे काफ़ी कम इंजरी होगी।
ये एक डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन था। इसी टाइप के एक और एप्लीकेशन की बात करें तो कार में जो सीट बेल्ट होता है व्हीकल में, उसकी बात करते हैं। वो कैसे वर्क कर रहा होता है। कोई ड्राइवर है ऐसे व्हीकल को ऐसे ड्राइव कर रहा है। अब ड्राइव करते करते मान लो सडनली उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो बॉडी की जो टेंडेंसी है, उसकी टेंडेंसी तो है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहेगी, और मोशन में रहने के कारण वो आगे की ओर ऐसे लीन होती है। उसमें हुआ कि सीट बेल्ट जो होता है वो उसकी इलास्टिसिटी कुछ ज़्यादा होती है, तो वो जल्दी से एक्सपेंड नहीं करता, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करके, और फाइनली जो राइडर होता है, जो ड्राइवर होता है, वो सामने वाले सरफेस से स्ट्राइक तो करता ही है, बट वो स्ट्राइक करने में जो टाइम गैप है ना, उस टाइम गैप को वो सीट बेल्ट काफ़ी बढ़ा देता है। टाइम बढ़ गया मीन्स एक्सेलरेशन कम हो गया। बॉडी की मास तो फिक्स थी, मास फिक्स है, एक्सेलरेशन को आपने कम कर दिया मीन्स उस पर अब जो उस पर फोर्स अप्लाई करने वाला है व्हीकल, वो काफ़ी कम होगा। लो फोर्स मीन्स लो इंजरी। आपके हाथ पे स्टिक से ऐसे मारा गया, धीरे से मारो तो ज़्यादा पेन नहीं होता, कस के मारो तो ज़्यादा पेन, मीन्स आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ज़्यादा पेन। वही चीज़ है, सामने से आप स्ट्राइक कर रही है ड्राइवर की बॉडी, और वो एक्सेलरेशन जब कम हो गई तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो कम लगेगा और उसे इंजरी कम होगी। ये कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड एप्लीकेशन से न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद ये हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो चैप्टर है उसका फोर्थ पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। इसके बाद हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले पार्ट को कवर करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि कुछ भी आपको चैप्टर से रिलेटेड, किसी और चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए, देन यू कैन कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। टिल देन, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।